नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गोली और जहर नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गोली और जहर नॉवल का पार्ट 5। वो बात का सवाल है, पहले ये बताओ कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता था? क्यों नहीं किया जा सकता था? ऊपर मालिक की गैरहाजिरी में उनके बेडरूम को कोई ताला थोड़ी ही लगता था। कोई भी बड़े आराम से टहलता हुआ वहां पहुंच सकता था और ये काम कर सकता था। ये तुम सिर्फ यहाँ के बाशिंदों के बारे में कह रहे हो, या ये बात बाहर से आने वाले मेहमानों पर भी लागू होती है? मेहमानों पर भी लागू होती है साहब। यहाँ जो कोई भी जिस किसी भी काम से आता था, ठाकुर साहब की मिजाज पुरसी का मुलाहजा निभाना अपना फर्ज समझता था। वो सोए भी हों तो ऊपर जाकर खुद तस्दीक करने की जिद करता था, ताकि सबब से अगर वो जाग रहे हों तो उसकी हाजिरी लग जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल। मालिक के बेडरूम में ऐसी आवाजाही पर किसी का काबू नहीं था। अब परसों की बात ले लीजिए। मालकिन और बिटिया के साथ शादी पर जाने के लिए जब सेठ परिवार यहाँ आया था, तो बड़े सेठ साहब, उनकी बीवी और उनका बेटा अंकुर, तीनों अलग अलग, एक साथ भी नहीं, ऊपर मालिक के बेडरूम में यूं गए थे जैसे मुद्दा उनके मिजाज पुरसी करना नहीं, उनको अपने दर्शन कराना हो। और कोई जो यूं अक्सर ऊपर जाता हो? सभी जाते थे। कंसल साहब जाते थे, उनकी बीवी जाती थी। वो तो सारी कोठी में यूं फुदकती फिरती है जैसे ये कंपनी बाग हो। सारी बात का लुब्बो-लुआब ये हुआ राम मिलन कि अगर किसी की नीयत ठाकुर साहब को जहर देकर मार डालने की होती तो कम से कम इस काम को अंजाम देने में उसके सामने कोई अड़चन पेश आने वाली नहीं थी। जी हाँ, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता था। ठाकुर साहब का ऐसा छुपके वार करने वाला दुश्मन कोई नहीं हो सकता था। नम्रता भी नहीं। क्या कहते हो साहब? मालकिन के बारे में तो ऐसा सोचना भी गुनाह है। वो तो बेचारी इतनी सेवा करती थी मालिक की, हमेशा फिक्रमंद रहती थी वो मालिक की सेहत के बारे में, जबकि वो बेमेल जोड़ी थी। मेल दिलों का होता है साहब, आत्माओं का होता है। पति पत्नी का मेल तो जन्म जन्मांतर का होता है। ऐसी युगल जोड़ियाँ तो भगवान अपने दरबार में ही बना के भेजता है। जो रिश्ता प्रभु की करनी से बेमेल नहीं, वो दुनिया की निगाहों से बेमेल होने वाला। साहब, मालकिन के लिए तो मालिक साक्षात भगवान थे। राम मिलन, ये तुम्हारी अकल बोल रही है या तुम्हारी स्वामी भक्ति? साहब, वो आहत भाव से बोला। ओके, अब ये बताओ, पिछले दिनों तुम्हारे मालिक का मिजाज कैसा था? मिजाज कैसा था क्या मतलब? वो नॉर्मल थे, शांत थे, सहज थे? वो सोचने लगा। सुनील आशापूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखता रहा। साहब, फिर वो बोला, इस वारदात से 2 दिन पहले, यानी कि शनिवार को सुबह, मैंने मालिक को एक बात पर बुरी तरह से आंदोलित होते देखा था। क्या बात थी वो? सुनील उत्सुक भाव से बोला। शनिवार सुबह सवेरे यहाँ एक चिट्ठी पहुंची थी। चिट्ठी सरकारी डाक से नहीं आई थी, उसे एक हरकारा लेकर आया था, जिसने कि साइन करा के वो चिट्ठी दी थी। वो आजकल प्राइवेट डाक बांटने का धंधा चलता है ना साहब, कुरियर सर्विस। वही, मालिक के नाम उसी तरीके से चिट्ठी आई थी जो मैंने साइन करके ली थी। मैं फ़ौरन वो चिट्ठी ऊपर बेडरूम में मालिक के हुजूर में ले गया था। वो चिट्ठी मालिक ने मेरे सामने पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद उनके चेहरे का रंग यूं उड़ गया था जैसे कि भूत देख लिया हो। क्या था उस चिट्ठी में? क्या पता क्या था, लेकिन हालत ऐसी बनाई थी उस चिट्ठी ने मालिक की कि मैं तो घबरा कर दौड़कर मालकिन को बुला लाया था। मालकिन को तो पता होगा कि वो चिट्ठी कैसी थी? नहीं, मालकिन को तो देखते ही उन्होंने वो चिट्ठी फाड़ दी थी। तुम्हें मालूम नहीं कि वो चिट्ठी किसने भेजी थी और उसमें क्या लिखा था? नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे आज भी याद है कि कई घंटे लगे थे उस चिट्ठी को पढ़ चुकने के बाद मालिक को सहज होने में। राम मिलन, सुनील अपलक उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। सच बताओ, चिट्ठी के बारे में कुछ जानते नहीं हो या बताना नहीं चाहते हो? जानता नहीं हूँ। इतना तो समझते हो ना कि तुम्हारे मालिक का कत्ल हुआ है और कातिल अभी पकड़ा नहीं गया है, और वो चिट्ठी कातिल की गिरफ्तारी का जरिया बन सकती है। मैं उस चिट्ठी की बाबत कुछ नहीं जानता साहब। पक्की बात? हाँ। परसों तुम सारा दिन यहाँ से बाहर ठाकुर साहब के साथ थे? सारा दिन नहीं साहब, लेकिन मैंने सुना है कि वो तो सुबह के यहाँ से निकले, शाम को 6 बजे घर लौटे थे। ठीक सुना है आपने, लेकिन उनके साथ मेरी हाजिरी 2 बजे तक ही थी। क्या मतलब? वो क्या है कि बतौर ड्राइवर ड्यूटी भुगता था, पहले मैं उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर लेकर गया था।
वो वहाँ से फारिग हुए थे तो मैं उन्हें जिमखाना क्लब लेके गया था। वहाँ 2 बजे के करीब उन्होंने मुझे कार समेत डिसमिस कर दिया था। कार समेत? जी हाँ। कार के साथ तुम्हें बाद में लौटने के लिए कहा था? जी नहीं, कार के इंजन की ट्यूनिंग होनी थी, कार्बोरेटर का भी कुछ काम था जो कि सब मालिक की जानकारी में था। वो मेरे से बोले कि मैं कार को वर्कशॉप में जाकर ठीक करा लूँ और फिर उसे वापस यहाँ ले आऊँ। वो खुद टैक्सी पर आ जाएंगे। ऐसा पहले कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। बीमारी के बाद से ऐसा भी पहली बार ही हुआ था कि मालिक ने सारा दिन घर से बाहर गुजारा हो। यहाँ पहले तुम पहुँचे थे या मालिक? मैं। और साहब, मालिक को यूँ छोड़कर आने के लिए मालकिन ने मेरी खाट खड़ी कर दी थी, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं उनकी हुक्मदोली कैसे कर सकता था? तब उनकी तबीयत कैसी थी? खराब थी, लेकिन थोड़े आराम के बाद ही धीरे धीरे सुधरने लगी थी। तभी तो मालकिन और पंकज बिटिया शादी पर चली गई। मालिक की तबीयत खराब ही रहती तो क्यों वो उन्हें छोड़ के जाती? मालिक ने तो बल्कि खुद कहा था कि वो बिल्कुल ठीक थे और जबरन उन्हें शादी पर भेजा था। मुझे तक कहने लगे कि मैं सबको ज़बरदस्ती शादी पर लेकर जाऊं, किसी की ना सुनूं। शादी कहाँ थी? नेपियन हिल पर, यानी कि यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता। जो लोग शादी में तुम्हारे साथ गए थे, नम्रता, पंकज, दरबारी सेठ, उनकी बीवी और बेटा, वो सब हर घड़ी वहीं मौजूद थे। मुझे क्या मालूम साहब, मैं तो बाहर पार्किंग में और ड्राइवर लोगों के साथ बैठा हुआ था। कोई और बात? राम मिलन ने इनकार में सिर हिलाया। शुक्रिया राम मिलन, सुनील बोला। अब एक छोटा सा काम और करो, ज़रा हाउसकीपर पुष्पा और मेड बॉबी को यहाँ बुला दो। राम मिलन सहमति में सिर हिलाता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। लिफाफे में बंद चिट्ठी हाथ में थामे नम्रता दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजे की चिटकनी गिराई, लेकिन इससे पहले कि वो हैंडल थामकर दरवाजे को भीतर की ओर खोल पाती, किसी ने बाहर से उसे धक्का दिया। वो हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हट गई। खुले दरवाजे पर उसकी निगाह पड़ी तो उसके नेत्र फैले। तुम? उसके मुंह से निकला। कुंवर युद्धवीर सिंह ने बड़ी अदा से सिर नवाकर उसका अभिवादन किया। नम्रता के चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। उसने अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। हम, युद्धवीर बोला, नीचे पंडाल में पहुंचे थे। वहां आप नहीं थी, सोचा यहाँ आऊंगी, सो हम चले आए। ओह, हमें ठाकुर साहब की मौत का सख्त अफसोस है। हमारी हार्दिक संवेदनाएं कबूल फरमाइए और हमें अपने दुख में शरीक समझिए। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो स्वर्ग में स्थान पाएं। आप नीचे चल के बिराजिए, मैं आती हूँ। अब जब हम ऊपर आई गए हैं तो सोच रहे हैं कि थोड़ी देर यहीं बिराज जाए, लेकिन हमें भीतर आने दीजिए। लेकिन मेरी नीचे पंडाल में मौजूदगी ज़रूरी है। हम जानते हैं, फिर भी आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप यहाँ इतनी देर रुक गई हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए। मैं नहीं रुक सकती, आप हमारे सब्र का इम्तहान ले रही हैं। ओफो, तुम समझते क्यों नहीं कि? भीतर चल, एकाएक युद्धवीर सांप की तरफ फुफकारा। नम्रता के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तत्काल दरवाजे से परे हट गई। युद्धवीर ने भीतर कदम रखा। उसने पांव की ठोकर मारकर दरवाज़ा बंद किया और फिर नम्रता की ओर घूमकर कहर भरे स्वर में बोला, नाउ लिसन यू लाउजी बिच। हाउसकीपर पुष्पा अभी ड्राइंग रूम में सुनील के रूबरू पहुंची भी नहीं थी कि भुनभुनाने लगी, मुझे बहुत काम है। मुझे क्या कम काम है? सुनील शुष्क स्वर में बोला। क्या चाहते हो? बॉबी कहाँ है? किचन में काम कर रही है, लेकिन मैंने बॉबी से भी बात करनी है। कर लीजिएगा, बोला ना, किचन में बहुत काम है। वो भी यहाँ आ जाती तो सारा काम ठप हो जाता। मैं किचन में जाऊंगी तो वो यहाँ आ जाएगी। ओह, तो वारदात की रात को आप ऊपर अपने कमरे में टीवी देख रही थी? नहीं जी, लेकिन मैंने तो सुना है कि आप, कृष्णा और बॉबी ऊपर अपने कमरे में टीवी लड़कियां देख रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी। टीवी आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं करता? धीमी आवाज़ से चलाया जाए तो नहीं करता, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। ओह, फिर यहाँ स्टडी में गोली चलने की आवाज़ तो आपने क्या सुनी होगी? मैंने नहीं सुनी थी। आवाज़ सुनी ही नहीं थी या आपको सूझा नहीं था कि वो गोली चलने की आवाज़ थी? मैंने कुछ नहीं सुना था। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी? कुत्ते के भौंकने की आवाज़? कौन से कुत्ते के भौंकने की आवाज़? मोती के भौंकने की आवाज़, जो कि स्टडी में ठाकुर साहब के साथ मौजूद था। तफ्तीश ये बताती है कि नीचे स्टडी में मोती ने भौंक भौंक कर काफ़ी हाल दुहाई मचाई थी। क्या उसके भौंकने की आवाज़ ऊपर आपके कानों तक नहीं पहुंची थी? नहीं। क्यों? तब तक आपकी आंख लग गई हुई थी या इसलिए कि आप बहरी हैं? दोनों ही बातें हैं। इतनी बहरी तो नहीं है आप, मेरी बातें भी तो सुनी रही हैं। उसने उत्तर ना दिया। मेरे या इस बाबत किसी के भी सवालों से बचने के लिए बहाना तो नहीं है आपका बहरापन? पुष्पा ने कुछ बोलने के लिए होठ खोले, लेकिन तत्काल भींच लिए। उसने बेचैनी से पहलू बदला। क्या आप नहीं चाहती कि ठाकुर साहब के कातिल को उसकी करतूत की सजा मिले?
अगर मेरे चाहने से कुछ होता हो, वो दृढ़ स्वर में बोली, तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं मालिक के कातिल की अपने हाथों से बोटी बोटी काट कर चील कौवों को खिलाऊं। मैं अपनी आंखों से मोती को कातिल के जिस्म को तब तक झंझोड़ते देखूं जब तक कि उसके प्राण न निकल जाए। इतने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स, फिर भी जवाब के नाम पर जुबान को ताला। मैं कुछ नहीं जानती, बोला ना। अच्छा, इतना तो बताइए, कत्ल की हाल दुहाई मचने तक क्या वो दोनों लड़कियां ऊपर आपके कमरे में आपकी निगाह में थी? मेरी आंख लग गई थी। यानी कि हो सकता है कि उन दोनों में से कोई या वो दोनों टीवी चलता छोड़कर आपके कमरे से बाहर गई हो या नीचे गई हो। बाहर गई हो सकती है, नीचे गई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मालिक का सख्त हुक्म था कि 8 बजे के बाद उनके बुलाए बिना किसी को नीचे नहीं आना था। मालिक का हुक्म क्या कोई तोप का गोला था जो कि आप में से किसी के सीढ़ियों पर कदम रखते ही चल जाता? हाँ, तोप का गोला ही था। आप मालिक को नहीं जानते। यहाँ किसी की मजाल नहीं हो सकती थी उनकी हुक्मोदोली करने की। जैसे सरकार कहती है फूल तोड़ना मना है, लाल बत्ती पर सड़क पार करना मना है, तो किसी की मजाल नहीं होती फूल तोड़ने की या लाल बत्ती पर सड़क पार करने की। ठीक? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मुझे रसोई में इतना काम है और मैं यहाँ। कीजिए 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 काम जाकर। पुष्पा तत्काल घूमी और द्वार की ओर बढ़ चली। बॉबी को यहाँ भेजना ना भूलिएगा, सुनील ने पीछे से आवाज लगाई। कोई उत्तर ना मिला। पंकज ने आखिरी सीढ़ी तय करके पहली मंजिल के गलियारे में कदम रखा ही था कि उसे कुंवर युद्धवीर सिंह दिखाई दिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने सक पकाते हुए सोचा। युद्धवीर ने उसे देखा तो तत्काल उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मशीनी मुस्कुराहट प्रकट हुई और वो लंबे डग भरता हुआ अपने दोनों हाथ फैलाए यूं उसकी ओर बढ़ा जैसे करीब पहुंचते ही वो उसे अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। ओ बेबी, माय लव। जा रहे हैं? पंकज बर्फ से सरस्वर में बोली। नमस्ते। वो सक पकाया, ठिठका। उसके होंठ तो मुस्कुराहट के तौर पर तब भी फैले रहे, लेकिन आंखें सर्द हो गई। उसने अपलक पंकज की ओर देखा। पंकज ने भी पूर्ण निडरता से उसकी ओर देखा। कितनी देर दोनों की निगाहें यूं लड़ी रही जैसे दो योद्धा आपस में लड़ रहे हों और हर एक दूसरे को झुकाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। उस घड़ी पंकज के दिल में, निगाहों में उस शख्स के लिए नफरत के शोले भड़क रहे थे। उस घड़ी उसे हैरानी हो रही थी कि कभी लसूड़े की फितरत वाला वो मर्द उसे पसंद आया था, कभी वो उस मर्द की खातिर अपने बाप से टक्कर लेने को ही तैयार हो गई थी। आखिरकार युद्धवीर की ही निगाह भटकी। हाँ, जा ही रहे हैं, वो चिकने चुपड़े स्वर में बोला। और यकीन जानो जानम, तुम्हारे रोके भी नहीं रुकेंगे। पंकज ने मुंह बिचकाया। हम ठाकुर साहब की असामयिक मौत का अफसोस करने आए थे। नम्रता से तो मुलाकात हो गई थी। आपकी तरफ से मायूस जा रहे थे कि आपसे भी मुलाकात हो गई। वैसे तो हम आपके दुख सुख में शरीक हैं ही, क्योंकि आखिर तो आप हमारी शरीके हयात बनने वाली हैं। और देखो, पंकज सख्ती से बोली, मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मैं घर आए मेहमान से बेअदबी नहीं करना चाहती, खासतौर से उस मौके पर जिस पर कि तुम यहाँ आए हो। वरना हाँ, वही तो हमें भी हैरानी हुई तुम्हारे ऐसे मौके पर घर से गैर हाजिर होने पर। पूछा तो मालूम हुआ कि किसी श्याम भैया के साथ गई हो। ये श्याम भैया कौन है? है कोई तुमसे मतलब? हमसे मतलब है ना भाई, हमारे अगर कोई साले साहब भी हैं तो हमें उनकी खबर तो होनी चाहिए ना। कौन है श्याम भैया? अब जा भी चुको। अच्छी बात है, हम फिर पूछेंगे श्याम भैया के बारे में। लेकिन एक बात याद रखना जानम, मनुहार से कोई बात एक मर्तबा ही पूछते हैं। जब फिर पूछेंगे तो मनुहार से नहीं पूछेंगे। फिर कैसे पूछोगे? पंकज तमक कर बोली। सोचो। फिर वो फर्श को लगभग रौंदता हुआ उसके पहलू से गुजरकर सीढ़ियां उतर गया। पंकज कुछ क्षण वहीं ठिठकी खड़ी रही। फिर जब वो दृष्टि से ओझल हो गया तो गलियारे में आगे बढ़ी। वो नम्रता के कमरे के सामने पहुंची तो उसने पाया कि दरवाज़ा तनिक खुला था। उसने दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोलकर भीतर झांका तो उसे नम्रता पलंग पर उसकी ओर पीठ किए बैठी दिखाई दी। पंकज उसके करीब पहुंची। उसकी आहट पाकर नम्रता ने हड़बड़ाकर सिर उठाया तो पंकज ने देखा उसका चेहरा आंसुओं से तर था। पंकज पर निगाह पड़ते ही वो तत्काल जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगी। नम्रता, पंकज तत्काल उसके सामने बैठती हुई बोली। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, नम्रता भर्राए स्वर में बोली। कुछ कैसे नहीं? पंकज उसे दोनों कंधों से थामती हुई बोली। ये जरूर उस कमीने कुंवर जी की कोई करतूत है। क्यों आया था वो यहाँ? क्या कहता था? क्या चाहता था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? आया क्यों था वो? तेरे पापा की मौत का अफसोस करने आया था। खामखा आया था तो नीचे पंडाल में बैठता जैसे और लोग बैठे हुए थे। कोठी में क्यों गुस्सा चला आया? ऊपर तुम्हारे कमरे में क्यों आया? मैं एक काम से थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी, पीछे पीछे आ गया। लेकिन हुआ क्या? तुम्हें क्यों रुला गया? बेबी, वो बहुत बुरा आदमी है। वो आदमी नहीं, राक्षस है। मुझे मालूम है, लेकिन चाहता क्या था वो?
तुम्हारे लिए कलप रहा था। परसों शाम भी फ़ोन पर यही रोना रो रहा था। आज फ़ोन करने की जगह आनी धमका। तुमने मुझे परसों क्यों नहीं बताया? जानबूझ के नहीं बताया, तुझे खामखा परेशानी होती। फिर मुझे उम्मीद थी कि मेरे समझाने पर उसे अकल आ जाएगी और वो तेरा पीछा छोड़ देगा। चाहता क्या था? तेरे से मिलना चाहता था। तूने उससे रिश्ता तोड़ लिया था और मिलने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो भड़क रहा था। फ़ोन पर ही आपे से बाहर हुआ जा रहा था, उल्टी सीधी धमकियाँ दे रहा था। तेरे पापा को अपने रास्ते की रुकावट बता रहा था और उनके बारे में भी बहुत बुरे बोल बोल रहा था। कह रहा था रास्ते की हर रुकावट को नेस्तनाबूद कर दूंगा। वो सच में ही कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा बैठे, इसलिए मैं खड़े पैर उसे समझाने गई। तुम उस जलील आदमी से मिलने गई? तेरी खातिर बेबी, तेरी खातिर। ओह, उस आदमी को असलियत समझाना ज़रूरी था। गुस्से में वो यहाँ आ थमकता और तेरे पापा से भिड़ जाता तो हाँ, ये तो तुमने ठीक सोचा। पापा का कमज़ोर दिल पता नहीं उसकी कोई फौजदारी झेल पाता या नहीं। वही तो, तभी तो मैं उससे गई थी मिलने, तेरी खातिर, तेरे पापा की खातिर। वरना मुझे तो वो शख्स एक आंख नहीं सुहाता। खैर, तुम उससे मिली, फिर क्या? वो तो बहुत भड़क रहा था, कोई बात सुनने को राजी नहीं था। वो तो ये जाहिर कर रहा था जैसे तेरे और उसके बीच के तमाम फैसले पहले ही हो चुके थे। क्या मतलब? तूने उससे शादी का वादा किया था। कभी नहीं। वो तो कहता है, झूठ कहता है। इतनी लिफ्ट तो उसे ज़रूर दी होगी कि वो ये समझ बैठा कि शादी संबंधी बाकी बातें महज औपचारिकता थी। वो कूदकर लंबी छलांग मारकर किसी वाहियात गलत नतीजे पर पहुंच जाए तो मैं क्या करूं? वो नहीं समझता ना ये बात। वो तो समझता है कि जिस लड़की ने भी एक बार उससे बात कर ली, उसे छोटी मोटी लिफ्ट दे दी, वो तभी से उसके पाँव की धोबन बन गई। कुंवर जी जो ठहरा, कुंवर जी, माय फुट, आया बड़ा कुंवर जी। वो तो इतनी गैरवाजिब बातें कर रहा था कि मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगा कि मैं उसे तेरे खिलाफ भड़का रही थी। ज़रूर दिमाग ख़राब हो गया है उसका। वो तो जाहिर है, लेकिन मुझे डर ये है कि ख़राब दिमाग से वो कोई ख़राब काम न कर बैठे। धमकियाँ तो वो दे ही रहा था। मुझे तो अंदेशा ये था कि वो किसी धमकी पर खरा उतरने पर उतारू ना हो जाए। धमकी? कैसी धमकी? वो कहता है कि उसके पास तेरी कोई वीडियो फिल्म है जो उसने चोरी से बना ली थी। तत्काल पंकज का चेहरा पहले शर्म से लाल हुआ, फिर भय से सफ़ेद पड़ गया। वो हकबकाई से नम्रता का मुंह देखने लगी। है उसके पास? नम्रता गौर से उसे देखती हुई बोली। मुझे नहीं मालूम, पंकज धीरे से बोली। लेकिन हो भी तो क्या है? मैंने उसके साथ कोई खराब हरकत नहीं की। मेरा मतलब है, धमकाने लायक खराब हरकत नहीं की। जिससे प्यार पड़ने लगे उसके साथ थोड़ा बहुत तो चलता ही है। ओह, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसी नीच हरकत करेगा, चोरी से वीडियो फिल्म बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कमीना मैं उसे समझ रही थी वो उससे कहीं ज़्यादा कमीना है। तू वो बातें छोड़, तू ये बता कि वो फिल्म तेरा कोई भारी नुकसान तो नहीं कर सकती? जब भारी नुकसान वाला मैंने कोई काम नहीं किया तो कैसे कर सकती है? जो थोड़ा बहुत कुछ मैंने उसके साथ किया है वो किसी वीडियो फिल्म के सबूत के बिना भी कबूल करने को तैयार हूँ। मेरा भी यही ख्याल था। मुझे भी यही लगा था कि वीडियो फिल्म की बात वो बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था, इसलिए मैं भी उससे नहीं डरी थी। मैंने पूरी दिलेरी से उल्टे उसे धमका दिया था कि वीडियो फिल्म को लेकर उसने कोई उत्पात मचाने की कोशिश की तो वो बहुत पछताएगा। इस बात पर वो तो हंसने लगा था, लेकिन जो दूसरी बात मैंने उसे कही थी उससे वो फिक्रमंद हो गया था। दूसरी बात? यही कि तेरे से शादी करके भी उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था, क्योंकि तेरे ऐसा कोई कदम उठाने से बाज न आने पर तेरे पापा ने तुझे अपनी तमाम चल अचल संपत्ति से बेदखल कर देने वाले थे। तुमने ऐसा कहा उससे? हाँ कहा। मैं जानती हूँ ये सच नहीं है, सच हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहा, तेरी खातिर कहा। और मुझे खुशी है कि इसका अच्छा नतीजा भी सामने आया था और यूँ उसका असली कैरेक्टर भी खुल के सामने आ गया था। छक्के छूट गए थे बेचारे के। वो कोई बेचारा नहीं। तब मुझे साफ ये लगा था कि वो खुद ही तेरा पीछा छोड़ देने वाला था, दोबारा फिर कभी तेरे पास नहीं फटकने वाला था। लेकिन वो तो 48 घंटे नहीं बीते कि वही पहले वाले तेवर चमकाता फिर यहाँ आ धमका। पापा की मौत से होशियारी आ गई मालूम होती है कमीने को। मेरा भी यही ख्याल है। सोच रहा होगा अब तो तेरे पापा तुझे विरसे से बेदखल कर देने की धमकी दे नहीं सकते थे, अब तो तू उनकी वापस बन चुकी थी। ये उसके लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। जब आज की तारीख में मुझे ही उसकी ज़ात से नफरत है तो ज़रूर उसे ये खुशफहमी है कि वो तुझे शादी के लिए मजबूर कर सकता है, उस वीडियो कैसेट की वजह से शायद, जो कि पता नहीं है भी या नहीं। है भी तो मेरी वजह से। मैं ऐसी धमकियों में नहीं आने वाली। क्या कर लेगा वो मेरा? मुझे बदनाम कर देगा, मेरा भविष्य बिगाड़ देगा। बिगाड़ दे, मुझे अपना ये हशर मंजूर है।
लेकिन जैसा भविष्य मेरी उससे शादी करके बिगड़ेगा वो मंजूर नहीं। मेरी निगाह में अब उसका कोई वजूद नहीं। उसने मेरे पास भी फटकने की कोशिश की तो पछताएगा। इस बाबत एक बात तुम भी सुन लो नम्रता, उस आदमी को घर में नहीं घुसने देना है। मैंने कहा घर में घुसने दिया? नम्रता हड़बड़ा कर बोली। अभी वो तुम्हारे बेडरूम में से नहीं निकला था, वो तो जबरन यहाँ घुस आया था। नम्रता आहत भाव से बोली। मैं क्या करती, घर में इतने मेहमानों की मौजूदगी में जोर जोर से चिल्लाने लगती? नहीं, और फिर आया तो वो तेरे से मिलने था, तू नहीं मिली तो अपने मन की भड़ास मेरे ऊपर निकाल गया। इतनी खरी खोटी सुना गया मुझे। नम्रता का स्वर फिर रुआंसा हो उठा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो क्या मुझे ये दिन देखना पड़ता? तब उसकी मजाल होती यूं दंदनाते हुए यहाँ मेरे बेडरूम में आने की। उसकी उस गुस्ताखी के लिए तेरे पापा उसे गिरफ्तार करवा के ही मानते। लेकिन अब मेरा कोई रक्षक जो नहीं रहा। मेरे सिर से मेरे मर्द का साया उठ गया तो वो मेरे से ऐसा व्यवहार करके गया जैसे मेरी कोई जात औकात ही नहीं थी। जाता जाता भी धमका गया कि अगर मैंने तुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो वो मेरी ऐसी गत बनाएगा कि मेरी रूह कांप जाएगी। आँख तो उठा के दिखाए वो कमीना तुम्हारी तरफ, आंखें ना नोच लूँ तो कहना। बेबी, मुझे लगता है वो तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्यों नहीं छोड़ने वाला? क्योंकि मुझे लगता है कि वो सच में तेरे से मोहब्बत करने लगा है। मेरे से या मेरी दौलत से? तेरे से। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं, मुझे उसकी ज़ात से नफरत है। वो बहुत ज़िद्दी आदमी है, मैं भी कम ज़िद्दी नहीं। लेकिन अब छोड़ो ये बातें और नीचे चलो। पंडाल में बैठे लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मुझे भी तो देखो, तुम्हें बुलाने आई, खुद भी यहीं रम गई। चलो अब। नम्रता अपनी गालों पर अपनी सफ़ेद साड़ी का पल्ला फिराती हुई उठ खड़ी हुई। आदत से मजबूर बॉबी घर के मातमी माहौल में भी इटलाती बलखाती मुस्कुराती ड्राइंग रूम में सुनील के रूबरू पेश हुई। बॉबी, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। यस सर, वो इटलाती हुई बोली। चाबी नहीं खोई कभी? जी भाई, जो उस कमरे की होती है जिसमें हम तुम बंद हो तो जो खो जाती है। फिर लाइन मार रहे हैं सर? सुनील हंसा और फिर बोला। बॉबी, एक बात का अफसोस तुम्हें हो ना हो, हमें है। किस बात का सर? इसी बात का कि बनाने वाले ने जिस कूची से तुम्हारी सूरत उकेरी उसी ने तुम्हारी तकदीर ना लिखी। लेकिन सर, लोग तो कहते हैं कि तकदीर हर कोई अपनी खुद लिखता है। तुम लिख रही हो अपनी खुद की तकदीर? जल्दी क्या है सर? पेन में स्याही तो भरी ली होगी। क्या कहना चाहते हैं सर? कल्पना से कितने पैसे लिए? तत्काल बॉबी के चेहरे से मुस्कुराहट यूं गायब हुई जैसे बिजली का स्विच ऑफ कर देने से बल्ब बुझ जाते हैं। जवाब दो, सुनील तीखे स्वर में बोला। कैसे पैसे? वो भी तीखे स्वर में बोली। किस बात के पैसे? सुनो, किस बात के पैसे? मैंने दरियाफ्त किया है, यहाँ जब कॉल बेल बजती है तो फ्रंट डोर अमूमन तुम खोलती हो। इतवार शाम को कल्पना कंसल यहाँ आई थी, लेकिन उसकी आमद की किसी को खबर नहीं। मैडम इतवार शाम को नहीं, शनिवार शाम को आई थी। शनिवार शाम को भी आई थी वो, लेकिन उसकी उस शाम की या आमद को तुम इसलिए नहीं छुपा रही हो क्योंकि वो छुपने वाली बात नहीं, क्योंकि उसकी यहाँ मौजूदगी के दौरान पंकज यहाँ पहुँच गई थी और उसका ठाकुर साहब की स्टडी में कल्पना से आमना सामना हो गया था। तुम्हारी मेहरबानी से इतवार को वो स्टडी में निर्विघ्न पहुँच गई थी। उस मेहरबानी की क्या कीमत वसूल की थी तुमने? लेकिन ये झूठ है। मेरी जानकारी में इतवार शाम को कल्पना मैडम यहाँ नहीं आई थी। चोर की मदद करने की सजा जानती हो? कौन चोर? तुम्हें मालूम है कौन चोर? मुझे कुछ नहीं मालूम। बॉबी, इस वक्त तुम झूठ बोल सकती हो, मेरे से तो बोल ही सकती हो, लेकिन अगर भगवान ने खूबसूरती के साथ गलती से थोड़ा बहुत दिमाग भी दे दिया हो तो सोचो, जब पुलिस कल्पना से ये कबूलवा लेगी कि इतवार की शाम को वो यहाँ आई थी और उसे तुमने यहाँ का मुख्य द्वार खोलकर भीतर आने दिया था, तो तब तुम्हारा क्या होगा? प्रत्युत्तर में केवल एक क्षण को बॉबी के चेहरे का रंग बदरंग होता लगा, लेकिन फिर तत्काल वो संभल गई और पूरी ढिठाई से बोली। सर, जो कुछ आप कह रहे हैं मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि आप कौन हैं और इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अरे, तत्काल सुनील मक्खन में लिपटे स्वर में बोला। तुम तो खफा हो गई। वो खामोश रही। अच्छा चलो, मान ली तुम्हारी बात। सुनील पूर्ववत मीठे स्वर में बोला कि उस शाम को तुमने कल्पना को यहाँ का दरवाज़ा नहीं खोला था, लेकिन बाद में तो तुमने उसको घर में देखा था ना? नहीं, वो अप्रसन्न भाव से बोली। नहीं देखा था। देखा होता तो मैं ये कहती कि इतवार शाम को मेरी जानकारी में कल्पना मैडम यहाँ नहीं आई थी। तुमने काली पोशाक वाले उस चोर को तो देखा था जो ठाकुर साहब की स्टडी में था और वहाँ की खिड़की फांद कर यहाँ से भागा था? हाँ, देखा था। क्या वो कल्पना थी? क्या कह रहे हैं सर? क्या वो कल्पना थी? सर, वो चोरनी। इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि वो चोर कोई आदमी नहीं, कोई औरत थी।
लेकिन कल्पना मैडम, जवाब दो। मैंने चोर की सूरत कहाँ देखी थी? सूरत किसी ने भी नहीं देखी थी, लेकिन पीठ तो देखी थी, कदकाठ तो देखा था, पोशाक तो देखी थी। कदकाठ तो वो सोचती हुई बोली, था चोर का कल्पना मैडम जैसा। पोशाक? काली जीन्स जैकेट पहने तो एक दो बार मैंने देखा था कल्पना मैडम को, लेकिन टोपी उसने अपने जनाना बाल छुपाने के लिए पहन ली होगी। वो क्वेश्चन खामोश रही, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। अब ज़रा सोच के जवाब दो, सुनील बोला। क्या वो परसों शाम भी यहाँ आई थी? परसों शाम भी? बॉबी ने दोहराया। 5 बजे के आसपास ही, जबकि ठाकुर साहब यहाँ नहीं थे, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वो सुबह के निकले शाम 6 बजे वापस लौटे थे। ज़रा याद करो, तब पंकज और नम्रता कहाँ थी? बेबी तो दोपहर से ही घर में नहीं थी, और नम्रता मेम साहब लंच के बाद जब अपने कमरे में आराम कर रही थी तो कुंवर जी का फ़ोन आने के बाद यहाँ से गई थी। कुंवर जी से मिलने? शायद, यानी कि तब घर में नौकर चाकर ही थे, राम मिलन नहीं था ना। सही। मेरा सवाल ये था कि क्या परसों शाम भी कल्पना यहाँ आई थी और ठाकुर साहब के बेडरूम में गई थी? बेडरूम में? हाँ। मुझे खबर नहीं। किस बात की? उसके यहाँ आने की या उसके बेडरूम में जाने की? दोनों बातों की। वैसे इतनी खबरदार लड़की बनती हो। जी, वो बातें भी जान जाती हो जो कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जानता जिसके साथ की बीती हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब यह है कि कृष्णा को नहीं पता कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें पता है। ओह, तो ये बात है। हाँ, ये बात है। वकील साहब से बात हुई होगी? हाँ। सर, कृष्णा अपनी ज़ुबानी कैसे कबूल कर सकती थी कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? आत्महत्या करना तो अपराध है, करने की कोशिश करने वाले को पुलिस पकड़ के ले जाती है, मालूम? मेरे से पूछ रही हो? हाँ। पहले नहीं मालूम था, अब तुम्हारे बताए मालूम हो गया। वो बड़ी शान से हंसी। तो सुनील आगे बढ़ा। कृष्णा ठाकुर साहब की ओवल्टीन को इसलिए दोष दे रही थी क्योंकि वो इस बात पर पर्दा डालना चाहती थी कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें कि वो नाकाम रही थी। पर्दा तो वो, बॉबी तनिक आगे को झुककर बड़े राजदाराना लहजे से बोली, एक इससे भी गंभीर बात पर डालना चाहती थी। इससे भी गंभीर बात? सुनील के नेत्र फैले। हाँ। वो क्या बात हुई, बता दूं? हाँ प्लीज़। बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आपने किसी और को कहा कि बात आपको बॉबी ने बताई थी तो मैं साफ मुकर जाऊंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब बोलो क्या बात है? सस्पेंस से मेरा दम निकला जा रहा है। जवाब देने से पहले वो सुनील के करीब आ गई और आगे को झुककर अपना मुंह उसके कान के इतने करीब ले आई कि सुनील को अपना गाल उसकी गर्म सांसों से फूंकता हुआ महसूस हुआ। कृष्णा, वो फुसफुसाती सी बोली, प्रेग्नेंट थी। क्या? सुनील अचकचाकर बोला। उसका पाँव भारी था, वो उम्मीद से थी, और जिसकी वजह से वो उस हालत में पहुंची थी उसने उसमें रुचि लेना बंद कर दिया था। अब आप ही सोचिए सर कि ऐसी हालत में एक नौजवान कुमारी कन्या आत्महत्या ना करती तो क्या करती? लेकिन सुनील अचकचाया सा बोला, तुम्हें कैसे मालूम है कि वो प्रेग्नेंट थी? उसने खुद बताया। वो भला क्यों बताती? तो मैंने, वो गर्व से बोली, खुद अपनी अकल से अंदाज़ा लगाया। कैसे? कैसे? उसकी हरकतों से, उसकी खास पोल खोलने वाली हरकतों से। मसलन क्या करती थी वो? अचार खाती रहती थी, नींबू चाटती रहती थी, उपकाइयाँ लेती रहती थी, पेट मलती रहती थी, और पता नहीं क्या क्या करती थी। कमाल है, तुम इतनी सी तो हो और प्रेगनेंसी के बारे में यूँ ज्ञान बघार रही हो जैसे प्रेगनेंसी के हर स्टेप का तुम्हें जाती तजुर्बा हो। ओ सर, आप तो यहाँ क्या कर रही है? बॉबी चियूं कर सीधी हुई। उसने घूर कर देखा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर नम्रता को खड़ी पाया। मैडम, बॉबी तत्काल हकलाती हुई बोली, मैं यहाँ, इन्होंने मुझे, चल भाग यहाँ से। बॉबी सरपट वहाँ से भागी। तब नम्रता सुनील की तरफ आकर्षित हुई। आप? वो असमंजसपूर्ण भाव से उसे घूरती हुई बोली, अब यही है? यानी कि, सुनील उठता हुआ बोला, आपको खबर है मेरी यहाँ मौजूदगी की? हाँ, सक्सेना साहब ने बताया था। फिर तो ये भी बताया होगा कि मैं आपसे चंद बातें करने का ख्वाहिशमंद हूँ। हाँ, बताया था। तो फिर? लेकिन इस वक्त कोई बातचीत मुमकिन नहीं, भले ही वो आप ही के हित में हो। क्या मतलब? 2 मिनट की मोहलत दे तो अर्ज करूँ। सिर्फ 2 मिनट, ऊपर 1 सेकंड भी नहीं। कबूल। वक्त ज़ाया ना हो इसलिए मैं सीधे असल बात पर आता हूँ। वकील साहब ने आपको बताया कि कृष्णा आप पर क्या इल्ज़ाम लगा रही है? हाँ, बताया। नम्रता के स्वर में वितृष्णा का पुट आ गया। ज़ात दिखा दी कमीनी ने अपनी। अच्छा हुआ मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। पहले मुझे इस बात का कोई थोड़ा बहुत अफसोस था, तो अब नहीं है। वैसे उसकी बात में कोई दम लगता है आपको? क्या मतलब?
क्या ये नहीं हो सकता कि जो कह रही है या सोच समझ रही है वो सच हो? मिस्टर सुनील, यानी कि नहीं हो सकता। आपने मुझे बहुत कम वक्त दिया है, इसलिए मैं बहस में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। बहरहाल नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अब मेरा अहम तरीन सवाल, कंगन वाकई कृष्णा ने चुराया था? ये भी कोई पूछने की बात है तो सही। ना होता तो मैं पूछता। कंगन उसके कमरे में से, उसके सामान में से बरामद हुआ था। गुस्ताखी माफ़ मैडम, अगर वो हाउसकीपर पुष्पा के कमरे में से बरामद होता तो आप पुष्पा को चोर मानती? पुष्पा को? हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की बहुत पुरानी मुलाजिम है और यहाँ हर किसी को उस पर मुकम्मल भरोसा है। पुरानी मुलाजिम तो कृष्णा भी थी। 7 साल काफ़ी लंबा वक्फा होता है किसी एक मुलाजमत में, नहीं? वो ठीक है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि कंगन कृष्णा के कमरे में से बरामद हुआ था। कबूल। मेरा सवाल यह है मैडम कि कंगन अगर पुष्पा के कमरे से बरामद होता तो? ऐसा नहीं हो सकता था। पुष्पा खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा भरोसा करने वाले मालिकान मिले, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए, सिर्फ फ़र्ज़ कीजिए कि कंगन पुष्पा के कमरे से बरामद हुआ होता तो वो सोचने लगी। तो मालिकान का 4 सदी से पुष्पा पर बना भरोसा डावाडोल हो जाता। ऐसा तो ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि भाई पुष्पा की बात और है। क्यों और है? सुनील जिद भरे स्वर में बोला। उसकी बात और है तो कृष्णा की बात और क्यों नहीं है? नम्रता से जवाब देते ना बना। हकीकत यह है मैडम, सुनील एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला कि अगर पुष्पा के साथ या राम मिलन के साथ ये कुछ हुआ होता तो खुद आप ही पुष्पा की वकालत कर रही होती कि बेचारी को बदनाम करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए किसी ने उसके खिलाफ ये घिनौनी चाल चली थी। नम्रता ने बेचैनी से पहलू बदला। अब सुनील बोला, लाख रुपए का सवाल यह है कि जब पुरानी मुलाजमत के लिहाज से इस हाउस होल्ड में पुष्पा और कृष्णा का तकरीबन एक ही दर्जा है, तो फिर यही वकालत आपने कृष्णा की क्यों न की? आपने कृष्णा को यह संदेह लाभ देने के काबिल क्यों न समझा कि किसी ने उसको बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ ये घिनौनी चाल चली थी? किसने? किसी ने भी। इस वक्त अहम बात यह नहीं है कि ऐसा किसने किया। इस वक्त अहम बात वो रवैया है जो कि ऐसा हो चुकने के बाद आपने कृष्णा के खिलाफ अख्तियार किया। इस वक्त अहम बात यह है कि आपने ये गरीब मार क्यों की? हमने कोई गरीब मार नहीं की। नम्रता एकाएक हत्थे से उखड़ गई। कृष्णा चोर थी, कृष्णा ने चोरी की थी, कृष्णा को नौकरी से निकाल दिया गया, बस। यानी कि आपने जो किया ठीक किया? हाँ, यानी कि आप में और कृष्णा में कोई मुलाहजा तो बाकी ना हुआ। एक नामाकुल नौकर के साथ मुलाहजा कैसा? फिर तो आपको इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि कृष्णा ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि आप अपने पति का कत्ल करने की फिराक में थी और परसों रात इसका सामान भी कर चुकी थी। है गिला शिकवा, हमें सख्त एतराज़ भी है। इस एतराज़ का इज़हार आप कैसे करेंगी? वैसे ही जैसे हमारे हित चिंतक हमें राय देंगे। कब करेंगी? फौरन? नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ता हमारे पर अभी फासले से भौंक रहा है। फासले से भौंकते कुत्ते के पीछे लाठी लेकर भागना मूर्खता होती है। जब वो करीब आकर हमारे ऊपर झपटने को आमादा होगा तो देख लेंगे। वेरी वेल सेड इंडीड। तो अब आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या? नौजवान भी। मेनका, रंभा और उर्वशी वाली ही असेंबली लाइन की प्रोडक्शन मालूम होती हैं। जिंदगी में कभी मेरा शादी का इरादा बना तो जीवन संगनी बनाने के लिए कोई आप ही जैसी लड़की तलाश करूंगा। आप मातम में हैं, ये कोई मुनासिब वक्त नहीं ऐसी बातें करने का, लेकिन फिर भी इसलिए ये हौसला कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। कोई मुनासिब मौका होता तो घंटों का सीधे पड़ता आपकी खूबसूरती के, लेकिन इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। नम्रता के चेहरे पर नरमी के भाव आए। सुनील को उसकी आंखों में एक क्षण को चमक भी दिखाई दी जो परिचेहरा औरतों की आंखों में अपनी खूबसूरती का बखान सुनकर पैदा होती थी। तो वो अपलक उसे देखती हुई बोली, तो ये सुनील बोला कि आपने एक बीमार उम्रदराज शख्स से शादी क्यों की? तत्काल नम्रता के चेहरे के भाव बदले। तौबा, वो वितृष्णापूर्ण स्वर में बोली, अब तो कुत्ते करीब से भौंकने लगे। आपने मुझे कुत्ता कहा? मिस्टर सुनील। यस मैडम। काइंडली गेट आउट ऑफ माई हाउस। यस मैडम। सुनील तनिक सर नवाकर बोला। राइट अवे मैडम, बट आई विल बी बैक। मैं फिर आऊँगा। दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि जब मैं वापस लौटूंगा तब मेरा यहाँ दाखिला आपकी इजाज़त का मोहताज नहीं होगा। क्यों? वो आंखें निकाल कर बोली, क्यों नहीं होगा? पता चल जाएगा। अभी आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए। मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझी थी। ठीक समझी थी आप। मैं शरीफ भी हूँ और आदमी भी हूँ। शरीफ आदमी के ऐसे लक्षण होते हैं। हैरानी है कि उन लोगों का भी शराफत का तकाजा है जो घर आए मेहमान को कुत्ता कहते हैं।
मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैं किसी भी वक्त आपसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए बंदा रुखसत होता है। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँगा, आपको कुछ बता रहा हूँगा जो कि आप बहुत गौर से सुनेंगी। तब तक के लिए। सुनील ने अभिवादन के तौर पर अपनी एक उंगली से अपनी पेशानी को छुआ। नमस्ते। फिर वो नम्रता को वहीं खड़ा छोड़कर उससे पहले ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। सुनील ने कॉल बेल बजाई तो जवाब में चौखट पर एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। वो नीली जीन्स और बिना बांह की काली बनियान पहने था और चिंगम चबा रहा था। यस, सुनील को देखकर वो बोला। मेरा नाम सुनील है। सुनील मीठे स्वर में बोला। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। नरोत्तम ठाकुर के कत्ल में मेरे पेपर की खास दिलचस्पी है। उसी सिलसिले में मैं मिस्टर सेठ से चंद बातें करने आया था। कौन सा पेपर है आपका? ब्लास्ट। ओह, आप कहीं सुनील कुमार चक्रवर्ती तो नहीं? वही। मिस्टर, आई एम योर फैन एंड एडमायरर। चार्टेड अकाउंटेंट ना होता तो शायद या जर्नलिस्ट होता। आपकी तारीफ? मुझे अंकुर कहते हैं। आप मिस्टर दरबारी सेठ के साहबजादे हैं? हाँ। परसों शाम को नेपियन हिल वाली शादी में आप भी तो गए थे मकतूल के घर वालों के साथ। हाँ। फिर तो चंद सवाल आपसे भी पूछने से मेरा काम चल जाएगा, बशर्ते कि आपको कोई ऐतराज़ ना हो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, आइए। अंकुर उसे अपने साथ फ्लैट के छोटे किंतु बहुत सुरुचि से सजे ड्राइंग रूम में ले आया। घर में कोई नहीं है, वो बोला। मम्मी पापा ठाकुर साहब के यहाँ मुगल बाग गए हैं और नौकर बाजार गया है, इसलिए मैं आपकी कोई खास खिदमत नहीं कर सकता। नेवर माइंड डैड, सुनील बोला। आप 2 मिनट बैठ के बात कर ले मेरे से, यही मेरी खिदमत है। दोनों आमने सामने बैठ गए। सुना है, सुनील बोला, ठाकुर परिवार की आप लोगों से कोई रिश्तेदारी भी है? दूर दराज की, अंकुर बोला। कोई करीबी रिश्ता नहीं है, आना जाना काफ़ी है। वो तो है। कैसे हैं वो लोग? अच्छे लोग हैं। आपको पसंद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। खास पसंद कौन है? अंकुर हंसा। सुनील ने भवें उठाकर उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है, अंकुर बोला, आपको अपने सवाल के जवाब नहीं चाहिए, उन जवाबों की तस्दीक चाहिए जो आप पहले ही कहीं और से हासिल कर चुके हैं। मतलब? जैसे आप जानते नहीं, आपको मालूम होता है कि मैं ठाकुर साहब की बेटी पंकज के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। ऐसा है? है तो सही। सच पूछिए तो आज की तारीख में मेरी ज़िंदगी का अहम मकसद ही ये है कि किसी तरह से पंकज मेरी हो जाए। आई सी। सुनील एक क्षण चुप रहा और फिर बोला। ठाकुर साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत नापसंद किए जाने लगे थे। क्या मतलब? कोई किसी ऐसे शख्स का कत्ल थोड़ी ही करता है जिसे कि वो पसंद करता हो। नापसंदगी की भी हद ही हो गई हो तो कत्ल की नौबत आती है। अब देखिए तो, एक ही रात में एक शख्स के कत्ल की 2 कोशिशें। 2? वो शक पकाया। एक नाकाम, दूसरी कामयाब। मिस्टर चक्रवर्ती, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। समझाने के लिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। मिस्टर सेठ एक ऐसा शख्स सामने आया है कि जिसका दावा यह है कि परसों रात ठाकुर साहब आक्रामक मौत ना मरे होते तो जहर से मर गए होते। अंकुर हक्का बक्का सा सुनील का मुंह देखने लगा। जहर से? वो बोला। वो कैसे? जवाब में सुनील ने संक्षेप में उसे वो कहानी सुनाई जो उसने कृष्णा की जुबानी सुनी थी। कमाल है, अंकुर मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। ठाकुर साहब को जहर देकर मारने का कायरतापूर्ण इरादा किसका हो सकता है? किसी का भी हो सकता है। हालात बताते हैं कि ठाकुर साहब की ओवल्टीन में डिजिट्रेक्स की गोलियां पीसकर मिला देने का मौका बहुत लोगों को हासिल था, मसलन घर वालों को, नौकरों चाकरों को, घर आने वाले मेहमानों को। मेहमानों को भी? उन्हें खास तौर से, क्योंकि सुना है कि ठाकुर साहब की मिजाज पुरसी की नीयत से हर कोई दंदनाता हुआ सीधा ऊपर ठाकुर साहब के बेडरूम में ही पहुंचता था। आप लोगों की ही मिसाल है। सुना है परसों शाम को आपके माता पिता सब बारी बारी ऊपर ठाकुर साहब की मिजाज पुरसी के लिए गए थे। ओह, यानी कि शक के दायरे में हम भी आते हैं। कुछ है तो सही ऐसा। हमें क्या ज़रूरत है ठाकुर साहब को जहर देने की? ये तो आप बताइए। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें क्या किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठाकुर साहब तो देवता स्वरूप व्यक्ति थे, कौन उन्हें जहर देकर मारना चाहता? आप भूल रहे हैं कि उसी देवता स्वरूप व्यक्ति को किसी ने पॉइंट ब्लैंक गोली से उड़ा दिया था। ओह यस। वो कुछ क्षण असमंजसपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश रहा और फिर बोला, लेकिन ऐसे मामलात में गोलाबारी अमूमन एक वक्ती जोश का, एक जुनून का, एक्सट्रीम प्रोवोकेशन का नतीजा होता है, जबकि जहर से कत्ल एक बेहद सोचा विचारा, पहले से तैयारशुदा कदम होता है। बहुत समझदारी की बात कही आपने। अब ये भी कबूल कीजिए कि ये सोचा विचारा, पहले से तैयारशुदा कदम उठाने का मौका उन तमाम लोगों को हासिल था जिनका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन अंकुर हंसा। बाजी कोई और मार गया।
जहर का नतीजा पेश होने से पहले ही कोई उन्हें शूट कर गया। आपकी राय में कौन था वो शख्स? क्या पता कौन था, कौन हो सकता है, मुझे क्या मालूम। सोचिए। वो सोचने लगा। ठाकुर साहब की बीवी और बेटी शादी में हर वक्त आपकी निगाहों में थी? बेटी थी, अंकुर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ही पंकज का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब नम्रता की तरफ तो आपकी क्या तवज्जो रही होगी? आपका इशारा इस तरफ तो नहीं कि नम्रता नेपियन हिल की उस शादी से खिसक कर चुपचाप मुगलबाग पहुंच गई थी और ठाकुर साहब को शूट करके चुपचाप वापस लौट आई थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो तो सकता है, वो चिंतित भाव से बोला। वो बहुत बड़ी गैदरिंग थी, कम से कम 1000 लोग आमंत्रित थे वहाँ। ऐसे माहौल में कहाँ किसी पर मुतवातर नज़र रखी जा सकती थी। लेकिन क्या लेकिन? जब नम्रता जहर की सूरत में ठाकुर साहब के कत्ल का सामान कर ही आई थी तो उसे चुपचाप वापस जाके कत्ल का दूसरा इतना वायलेंट तरीका अख्तियार करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने ये नहीं कहा कि जहर से ठाकुर साहब के कत्ल का सामान नम्रता ने किया था। ये नौकरी से निकाले जाने की वजह से भड़की हुई कृष्णा का नम्रता पर आरोप है, जो कि बेबुनियाद हो सकता है। ये आरोप ही क्यों, जहर की सारी कहानी बेबुनियाद हो सकती है, मोटिवेटेड हो सकती है। कृष्णा के बयान के अलावा कौन सी बात है जो जहर की कहानी को सच साबित करती है? और बात कृष्णा की उस रात की बिगड़ी हालत है, लेकिन अब तो उसके भी 2 और वर्जन सुनने में आ रहे हैं। और 2 वर्जन? हाँ, एक ये कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और दूसरा ये कि वो प्रेग्नेंट थी। फिर भी आपको जहर वाली कहानी पर ही एतबार है? हाँ। वजह? मेरा दिल कहता है कि वो लड़की इस बाबत झूठ नहीं बोल रही थी। क्या कहने आपके दिल के? अंकुर उपहासपूर्ण स्वर में बोला। आप हंस सकते हैं इस बात पर, आपका अख्तियार है। एक बार की सुनने में लगती भी बात हंसी के काबिल है, लेकिन यह भी हकीकत है कि ऐसे वाक़यात में मेरा अपने दिल पर एतबार आज तक बेबुनियाद नहीं निकला। किसी अंडरडॉग की गुहार पर अगर मेरा दिल पसीजा है तो वह गुहार बेदम नहीं निकली। आप जाने, आपका दिल जाने, अंकुर लापरवाही से बोला। बहरहाल मैं ये बात मान के चलता हूँ कि परसों रात ठाकुर साहब के कत्ल का सामान जहर के ज़रिए भी किया गया था। अगर जहर वाली हरकत नम्रता की थी तो मैं कबूल करता हूँ कि शादी से चुपचाप वापस आके गोली भी चलाने का पंगा उसने नहीं लिया हो सकता था। लेकिन अगर जहर वाली हरकत उसकी नहीं थी या वो बात ही बेबुनियाद थी तो ये बात कितनी भी दूर की कौड़ी क्यों न लगे, नम्रता शूटिंग वाली घटना के लिए जिम्मेदार हो ज़रूर सकती है। यानी कि आपको ठाकुर साहब के 2 कातिलों की तलाश है, एक जो कत्ल करने में कामयाब रहा और दूसरा जिसकी कोशिश इत्तेफाकन नाकाम रही। यही समझ लीजिए, क्योंकि ये बात तो पक्की है, जहर और गोली ये दोनों कारनामे एक ही शख्स के नहीं हो सकते। लेकिन आपकी निगाह में दोनों में से एक कारनामा नम्रता का ज़रूर है। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये कायदे की बात है कि जब कोई कत्ल होता है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों पर नजर इनायत होती है जो मकतूल के सबसे करीबी होते हैं। अब मौजूदा केस में तो ऐसे 2 ही शख्स हैं, एक मकतूल की बेवा और दूसरी उसकी बेटी। अब आप ही फैसला कीजिए कि बतौर कैंडिडेट अगर आपने एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? मेरे से ये सवाल पूछना ठीक नहीं मिस्टर चक्रवर्ती, क्योंकि मेरा फैसला तरफदारी का होगा। क्योंकि आप पंकज से मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल। अगर ये साबित हो जाए कि यह हरकत पंकज की है तो मैं तो तब भी नहीं मानूंगा। मेरी निगाह में सारी दुनिया गुनहगार हो सकती है, लेकिन पंकज नहीं। आपके माता पिता में से कोई भी? मैन, दिस इज़ अ हिट बिलो द बेल्ट। वाई? भाई, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। माता पिता भी तो बुरे होते हैं। मेरी निगाह में नहीं होते। मेरी निगाह में माता पिता अच्छे बुरे नहीं होते, वो या होते हैं या नहीं होते। चलिए, ऐसे ही सही, कत्ल का कोई उद्देश्य भी तो होता है। होता है, और प्रत्यक्ष इस कत्ल का सबसे फैंसी उद्देश्य, सबसे आसानी से यकीन में आ जाने वाला उद्देश्य नम्रता के पास है। एक बेहैसियत नर्स एक बीमार उम्रदराज धनवान व्यक्ति से जल्दी ही उसकी धनवान बेवा बन जाने की उम्मीद में शादी करती है। लेकिन जल्दी क्या, देर से भी ऐसा नहीं होता, वो इंतज़ार से अजीज आ जाती है। स्टैंडर्ड कहानी है ये ऐसी जुगलबंदियों की। लेकिन ये कहानी, अंकुर पुरजोर लहजे से बोला, नम्रता पर लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर साहब से दिली मोहब्बत करती थी, उनकी बेपनाह इज्जत करती थी। वो ठाकुर साहब को कुछ हो न जाए इसके लिए सबसे ज़्यादा फिक्रमंद वो रहती थी। समझ में नहीं आता कि इस औरत में ऐसी क्या खूबी है जो हर कोई उसकी इमेज बनाने की जी तोड़ कोशिश करने में लगा है। मैंने जिस किसी से भी सवाल किया उसी ने नम्रता को एक अत्यंत निष्ठावान पत्नी साबित करने की कोशिश की। यूँ जताया जैसे ठाकुर साहब की मौत के साथ सत्यवान सावित्री की जोड़ी टूट गई थी। सच पूछो तो यही सच है, यानी कि नम्रता कातिल नहीं हो सकती। मेरी राय में तो नहीं हो सकती, और पंकज के कातिल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, वो हंसता हुआ बोला, जो ऐसा कहे वो मेरा दुश्मन। फिर तो कातिल वही शख्स था, सुनील यूँ बोला जैसे उसे परख रहा हो।
जिसे परसों रात ठाकुर साहब ने अपनी स्टडी में रिसीव किया था, जिसने ठाकुर साहब के साथ विस्की पी थी और जिसने ठाकुर साहब की मौजूदगी में सिगरेट पीने की ज़रूरत की थी। ये सब आप स्टडी टेबल पर पड़ी पाई गई शीशे की एस्ट्रे, सोडा साइफन, ब्लैक डॉग विस्की की बोतल और विस्की के ग्लासों की वजह से कह रहे हैं। हाँ, इस बात की क्या गारंटी है कि स्टडी में यूं विस्की और सिगरेट से नवाजा जाने वाला मेहमान ठाकुर साहब का ही था? और किसका होगा? सुनील हैरानी से बोला। बॉबी के बारे में क्या ख्याल है? बॉबी, वो मेड? हाँ, आप मिले हैं उससे? मिला तो हूँ। जी भर के तो नहीं मिले होंगे। क्या मतलब? भाई साहब, जितना आप मिले हैं आपको महसूस तो उतने से ही हो गया होगा कि वो एक बहुत ही चंचल प्रवृत्ति की, मर्दों की सोहबत की खास शौकीन लड़की है। घर में किसी आकर्षक मर्द के कदम पड़े नहीं कि उसकी नुमाइशी हरकतें शुरू हुई नहीं। ऐसा कलेजा आंखों में रख के देखती है कि बस क्या बताऊं। ऐसी ही है वो लड़की, मैंने भी महसूस किया था। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि घर के उस रात के माहौल का फ़ायदा उठाकर शायद उसी ने अपने किसी बॉयफ्रेंड को वहाँ बुला लिया हो। सुनील इंकार में सिर हिलाने लगा। क्यों नहीं हो सकता? अंकुर जिद भरे स्वर में बोला। बड़े घरों के नौकर चाकर साहब लोगों के माल पर ऐसे हाथ साफ करते ही रहते हैं। चोरी से वहाँ तो स्टडी में साहब के माल की नुमाइश लगी हुई थी। बॉबी ने सोचा होगा कि वो सामान वो इत्मीनान से उठा देगी। आखिर वहाँ किसी का आना तो अपेक्षित था नहीं। ठाकुर साहब ओवल्टीन पीने के बाद रात के सोए सुबह ही उठते थे। नम्रता और पंकज मेरे सामने ही सबको कह रही थी कि वे आधी रात से पहले नहीं लौट पाने वाली थी। पुष्पा, कृष्णा, वो अपने अपने कमरों में होंगी। उन्हें बॉबी की किसी ऐसी हरकत की खबर नहीं लगी होगी। वैसी भी नौकर चाकरों की अपनी जमात होती है। अमूमन वो एक दूसरे की पोल नहीं खोलते। कुत्ता? कुत्ता, हाँ, मोती को तो मैं भूल ही गया था। वो स्टडी के क्लोजेट में बंद पाया गया था। उसे ज़रूर कृष्णा ने वहाँ बंद किया था। किसी मेहमान की आमद पर कुत्ते को यूँ वहाँ बंद कर दिए जाने की आदत थी। मेहमान के चले जाने के बाद भी वो वहाँ बंद था। वो तब भी वहाँ बंद था जब ठाकुर साहब बाहर शूट किए जा चुके थे। जब आप लोग शादी से लौटे थे तो उसे तभी वहाँ से मुक्ति मिली थी। बाय गॉड, दिस इज़ अ टफ वन, अंकुर कान खुजाता हुआ बोला। कुछ क्षण उसके चेहरे पर उलझन के भाव बरकरार रहे। फिर एकाएक उसने चुटकी सी बजाई और बोला, वो 2 बार क्लोजेट में बंद किया गया होगा। पहले बॉबी द्वारा, फिर खुद ठाकुर साहब के द्वारा। यानी कि 2 मेहमान आए, एक ठाकुर का और दूसरा बॉबी का। हाँ, पहले कौन सा आया? पहले तो बॉबी का ही आया होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ठाकुर के मेहमान ने तो कत्ल किया था। कत्ल हो चुकने के बाद तो बॉबी के या उसके मेहमान के स्टडी में होने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर बॉबी का मेहमान पहले आया था तो बाद में अपनी मेज़ पर फैले साजो सामान को देखकर ठाकुर साहब आग बबूला क्यों ना हुए? उन्होंने तभी ये मालूम करने के लिए कहर क्यों नहीं ढा दिया कि वहाँ कौन आया था? उनका अपने मेहमान के चले जाने के बाद ऐसा करने का इरादा रहा होगा। ये हो सकता है। अब ये बताइए कि वो मेहमान एकाएक वहाँ आ गया होगा या ठाकुर साहब को उसकी आमद की खबर होगी? एकाएक ही आ गया होगा। कब? उनके सो चुकने के बाद? नहीं, सो चुकने के बाद तो नहीं। सो चुकने के बाद तो ना वो खुद उठना गवारा करते थे और ना किसी की मजाल होती थी उन्हें उठाने की। यानी कि मेहमान उनके सो चुकने से पहले आया। हाँ, उनके डिजिट्रेक्स मिली ओवल्टीन पी चुकने के बाद या पहले? जाहिर है कि पहले। ऐसे मेहमान की आमद की खबर सिर्फ ठाकुर साहब को ही क्यों हुई? नौकरों को क्यों ना हुई, जिनका कि यूं किसी के आने पर जाकर दरवाज़ा खोलना काम है? ये भी ठीक है। फिर तो दूसरी बात ठीक होगी, ठाकुर साहब को अपने मेहमान की आमद की खबर होगी। दूसरी बात ही ठीक है। इसका सबूत वो हुक्म है जो उन्होंने घर में मौजूद नौकरों पर दंदनाया था कि किसी ने उनके बुलाए बिना नीचे नहीं आना था। यही बात ये साबित करती है कि उस रात अपने मेहमान को रिसीव करने के लिए ही वो ऊपर अपने बेडरूम में मौजूद होने की जगह नीचे अपनी स्टडी में बैठे हुए थे और ऐसा इंतज़ाम किए बैठे थे कि मेहमान की आमद की नौकरों को भनक न लगे। अब अगर उसी मेहमान ने ठाकुर साहब का कत्ल किया था तो बॉबी के बुलाए कथित मेहमान की बॉबी के साथ स्टडी में हाजिरी की कहाँ गुंजाइश रह गई थी? यू आर राइट देयर। बॉबी के मेहमान वाली आपकी थ्योरी में और भी नुक्स है। बॉबी इस बात की तस्दीक किए बिना कि ठाकुर साहब सो चुके थे नीचे उनकी स्टडी में जाने का हौसला नहीं कर सकती थी। ठाकुर साहब सो चुके होते तो इसका मतलब होता कि वो ओवल्टीन पी चुके थे। ऐसा हुआ होता तो गोली खाकर मरने के लिए वो स्टडी में उपलब्ध ना होते, वो अपने पलंग पर मरे पाए गए होते, डिजिट्रेक्स की उन गोलियों की वजह से जो किसी ने पीस कर ओवल्टीन में मिला दी हुई थी। दूसरे, बॉबी विस्की की बोतल, सोडा साइफन वगैरह स्टडी के टेबल पर ही पड़े रहने देना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शादी से लौटने पर स्टडी में नम्रता और पंकज में से भी किसी का कदम पड़ सकता था। बॉबी वहाँ की कदरन नई नौकरानी थी। उसकी ऐसी कोई हरकत पकड़ी जाती तो उसकी बहुत दुर्गत होती। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेहमान तो 2 ही थे जो कि बारी बारी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वो दोनों ही ठाकुर साहब के मेहमान थे। चलिए
ये भी कबूल, लेकिन इस स्थिति से भी अब कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन क्या ठाकुर साहब को दोनों मेहमानों की आमद की खबर थी? दोनों की ही खबर होगी। मुझे भी यही मुमकिन लगता है, क्योंकि जैसी उनकी तंदुरुस्ती थी, जैसी उनकी लाइफ थी, जैसा उनका रुतबा था, उस लिहाज से कोई बिना अपॉइंटमेंट बेवक्त दंदनाता हुआ उनसे मिलने चला आए, ये मुमकिन नहीं लगता। ये बात तो ठीक है। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने विस्की से अपने कौन से मेहमान को नवाजा, पहले को या दूसरे को या दोनों को? दोनों को नवाजा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब सिगरेट कतई छोड़ चुके थे और विस्की भी वो लगभग छोड़ ही चुके थे। विस्की तो वो बहुत कम, कभी कभार पीते थे। ऐसी पाबंदी बरतने वाला शख्स थोड़े से ही वक्फे में दो जनों के साथ शराब की सोहबत करने बैठ गया हो, ये मुमकिन नहीं लगता। और फिर अगर उनके कोई दो ऐसे जिगरी वहाँ आने वाले थे जिनके साथ शराब पीने से उन्हें गुरेज नहीं था, तो फिर वो तीनों एक साथ ही बैठ सकते थे। दुरुस्त। चलिए ये कबूल कि विस्की से उन्होंने एक मेहमान को नवाजा, लेकिन किसको? पहले आने वाले को या दूसरे को? दूसरे को, अंकुर बेहिचक बोला, क्योंकि ठाकुर साहब की नफासत पसंद फितरत से ये बात मेल नहीं खाती कि स्टडी टेबल पर बिखरे इतने साजो सामान की मौजूदगी में उन्होंने वहाँ किसी मेहमान को रिसीव किया होता। फिर वो ये भी पसंद ना करते कि उस नज़ारे को देखकर उनका नया मेहमान ये सोचने लगता कि वो सिगरेट पीने लगे थे या ड्रिंक करने लगे थे। ऊपर से ही उन्हें शिष्टाचारवश नए मेहमान को भी ड्रिंक ऑफर करना पड़ता। आई सी। अगर विस्की वगैरह का जुगाड़ पहले मेहमान के लिए हुआ होता तो मेज़ पर तो तमाम तामझाम हरगिज़ ना मिलता। तब पहले मेहमान के रुखसत हो जाने के बाद या तो ठाकुर साहब ने खुद ही वो सामान मेज़ पर से उठाकर कहीं रख दिया होता, और या उन्होंने ऊपर से किसी नौकर चाकर को बुलाकर उसे ये काम करने को कहा होता। लेकिन किसी नौकर चाकर के नीचे आने की तो तब मनाही थी। खुद ब खुद नीचे चले आने की मनाही थी, बुलाने पर आने की मनाही नहीं थी। दूसरी मंजिल पर इस काम के लिए कॉल बेल लगी हुई है। किसी नौकर को स्टडी में तलब करने के लिए ठाकुर साहब को स्टडी टेबल पर लगा सिर्फ बटन दबाना पड़ता। तत्काल सुनील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओह, अंकुर बोला, लगता है आप ये बात पहले ही सोचे बैठे थे। आप सिर्फ मेरा इम्तहान ले रहे थे। बहुत काबिल है आप, बहुत तेज़ दिमाग पाया है आपने। आपकी बात ठीक है। वो सामान वो नौकर से ना हटवाते, खुद भी ना हटाते, तो वो नए मेहमान को स्टडी में बुलाने की जगह उससे कहीं और, मसलन ड्राइंग रूम में मिल सकते थे। क्या पता उन्होंने यही किया हो? क्या ड्रिंक वाले मेहमान को स्टडी में छोड़कर नए मेहमान से वो ड्राइंग रूम में मिले हो? हाँ, यूँ तो जिसका जिक्र अभी आप दूसरे मेहमान के तौर पर कर रहे थे वो पहला बन गया। भाई क्या है ये सब? पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला पहला, दूसरा दूसरा, मेरा तो सिर भन्ना गया। मेहमान अगर वाकई दो थे तो बावजूद मेज़ पर मौजूद साजो सामान के दोनों में से कोई भी कातिल हो सकता है। अगर कत्ल पहले मेहमान ने किया था तो वो साजो सामान मेज़ पर इसलिए पड़ा रहा था क्योंकि उसे वहाँ से उठाने वाला या उठाने का हुक्म देने वाला जिंदा नहीं था। उस माहौल में अगर दूसरा मेहमान वहाँ पहुँचा होता तो कत्ल हुआ देख कर ही वो वहाँ से यूं भागा होता जैसे भूत पीछे लग गए हों, और वो कत्ल की बाबत खामोश रहा होता। रहा क्या होता? है ही खामोश। उसकी ज़ुबान खोलने की मर्जी होती, क्या वो अब तक चुप बैठा होता? ओह, विस्की अगर दूसरे मेहमान ने पी थी तो तब तो कोई बात ही नहीं थी। उसने विस्की पी, किसी बात पर ठाकुर साहब से तकरार मोल ली, नतीजतन गोली चल गई, ठाकुर साहब इंतकाल फरमा गए, और फिर वो शख्स मौका वारदात को विस्की वगैरह समेत जस का तस छोड़कर चुपचाप वहाँ से खिसक गया। यूँ पहले मेहमान को तो हो सकता है कि अखबार पढ़कर ही खबर लगी हो कि उसके जाने के बाद ठाकुर साहब का कत्ल हो गया था। वो फिर भी खामोश बैठा रहा। बाज़ लोग पुलिस की पूछताछ से बहुत डरते हैं, पुलिस से ही बहुत डरते हैं। नो, यस, खुद मैं ही नहीं चाहता कि मेरा कभी पुलिस से मत्था लगे। सो देयर यू आर। ये दोनों मेहमानों वाली बात उठी कैसे थी? आप ही के उठाए उठी थी। आप ही ने पहले कहा था कि दो में से एक मेहमान बॉबी का हो सकता था, और फिर बाद में कहा था कि दोनों ही मेहमान ठाकुर साहब के हो सकते थे। भाई साहब, आपकी बाकी बातें सुन के अब मुझे ये दो मेहमानों वाली बात कोई खास आश्वस्त नहीं कर रही। अब तो मुझे लगता है कि कोई एक ही जना आया था, उसने ठाकुर साहब के साथ विस्की वगैरह की सोहबत की थी और फिर वहीं उन्हें सूट करके चलता बना था। आपकी राय में वो मेहमान दो ना सही, एक ही सही, कौन था? अंकुर ने अनभिज्ञता से कंधे झटकाए। कोई अंदाज़ा? सुनील बोला। ना। कुंवर जी के बारे में क्या ख्याल है? कुंवर जी? युद्धवीर सिंह, जानते तो हो ना उसे? जानता हूँ, अंकुर विश्व भरे स्वर में बोला। क्यों नहीं जानता? वो तो कमीना बेताल है जो पंकज के सिर पर सदा सवार है, पीछा ही नहीं छोड़ता। कत्ल के वक्त के आसपास वो ठाकुर साहब की कोठी के इर्द गिर्द मंडराता देखा गया था। फिर तो वही होगा ठाकुर साहब का खास मेहमान और उनका कातिल भी। कमबख्त फांसी पर चढ़ जाए तो पंकज का उसे पीछा छूट जाए। सुनील हंसा। आई एम सॉरी, अंकुर शर्मिंदा लहजे में बोला, लेकिन मैं भी क्या करूं, वो मेरा प्रतिद्वंदी है।
वो मेरे और पंकज के बीच में दीवार की तरह खड़ा है। मैं तो वैसे ही हर घड़ी उसकी मौत की कामना करता रहता हूँ। कहीं ठाकुर साहब को भी तो आप अपने और पंकज के बीच खड़ी दीवार नहीं मानते थे? ओह माय गॉड, फिर वहीं पहुंच गए। सुनील फिर हंसा और फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ। सहयोग का शुक्रिया, वो अंकुर की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला। फिर मिलेंगे। अंकुर ने बड़े अनमने भाव से उसका हाथ थाम के छोड़ दिया। तमाम मेहमान रुखसत हो गए। बाहर का पंडाल खाली हो गया तो नम्रता वहां से उठकर भीतर ड्राइंग रूम में पहुंची। अपेक्षा के अनुरूप वकील प्रदीप सक्सेना वहां मौजूद था। अब वो बोली, चला जाए विनोबा बस्ती? मैं इसी बाबत सोच रहा था। सक्सेना बोला, नम्रता, मेरे ख्याल से तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। वो लड़की भड़की हुई है और जलालत पर उतरी हुई है। ऐसे मूड में वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर बैठी तो ठीक नहीं होगा। वो तो है, छोटी जात का क्या एतबार। वैसे भी ये बात तुम्हारी गरिमा के अनुरूप नहीं। ऊपर से किसी को खबर लग गई तो अनाप शनाप बातें उड़ेंगी। क्या अनाप शनाप बातें उड़ेंगी? यही कि तुम्हारे मन में कोई चोर था, तभी तो तुम कृष्णा का मुंह बंद कराने दौड़ी दौड़ी उसके घर गई। ओह माय गॉड, मेरा जाना भी इसी वजह से ठीक नहीं। हर कोई तो जानता है कि मैं वकील हूँ और मेरी निष्ठा ठाकुर फैमिली के साथ है। तो फिर अगर तुम हामी भरो तो मैं अपने ड्राइवर सुभाष को वहाँ भेजता हूँ। उसका कृष्णा से कुछ टाँका भी फिट बताते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो कृष्णा को समझा बुझाकर यहाँ लिवा लाने में कामयाब हो जाएगा। बोलो, क्या कहती हो? ये बिल्कुल ठीक है। मुझे एकदम जच गई तुम्हारी बात। वाकई हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं। तुम सुभाष को ही भेजो। सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। अर्जुन उसे अपने निजी कक्ष में बैठा बेचैनी से पहलू बदलता मिला। कहाँ गायब हो जाते हो गुरुजी? सुनील को देखते ही वो बोला। क्यों तड़प रहा है? सुनील अपनी कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। फिर कोई तीर मारा आया है? तीर तो कल मारा था, आज तो तोप चला के आया हूँ। अच्छा, ऐसी न्यूज़ खोद के लाया हूँ कि सुन के ही आपकी हालत शमशान घाट जाने जैसी हो जाएगी। क्या? धड़का तो लगे ही लगे। शमशान घाट ना सही, अस्पताल तो पहुँचे ही पहुँचे आप। क्या बकता है? अभी आप बकता है कह लीजिए, लेकिन जब बात सुनेंगे तो गोद में बिठाकर शाबाशी देंगे और अपने हाथों से उस बोतल में से स्कॉच विस्की पिलाएंगे जो आप अपने खासो खुलास कदरदानों मेहरबानों के लिए अपनी मेज़ के दाईं ओर के सबसे नीचे वाले दराज में रखते हैं। तो सब ताड़े बैठा है। ही। तड़का लगा तो नहीं चुका पहले ही? बोतल निकाली तो नहीं? कोशिश की थी लेकिन। क्या लेकिन? ताला ना खुला। अर्जुन पूरी बेशर्मी से बोला। लानत, बदलवा लिया ताला आपने? पहले तो खुल जाया करता था। अब बकवास बंद कर और मतलब की बात कर। मतलब की नहीं, इनामी बात गुरुजी, इनामी बात। अब कुछ कहेगा भी? गुरुजी, अर्जुन आगे को झुककर बड़े राजदराना लहजे से बोला। इस कत्ल से ताल्लुक रखती एक बहुत ही अहम बात पुलिस छुपा रही है। क्या? गोली। अर्जुन का लहजा और भी राजदाराना हो गया। मरने से पहले हथ प्राण ने जलाई थी। क्या? लग गया ना धड़का? मैं नहीं कहता था कि। शट अप। अर्जुन तत्काल खामोश हुआ। सुनील ने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का एक पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। सिगरेट के छोटे छोटे कश लगाता वो कुछ सोचता रहा और फिर बोला, कैसे पता लगा? मोर्ग में एक बंदा जो पोस्टमार्टम के वक्त चीरफाड़ में डॉक्टर की मदद करता है। अर्जुन गर्व से बोला, मेरा वाकिफ है। उससे मुझे मालूम हुआ कि लाश के दाएं हाथ पर पैराफिन लगी हुई थी। आप जानते ही हैं कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को बड़ी लापरवाही से हैंडल किया जाता है। चीरफाड़ वाली जगह को मोटे मोटे टाँके लगाकर बंद कर दिया जाता है और लाश को एक सफ़ेद चादर में लपेटकर रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। इस लापरवाही भरी हैंडलिंग की वजह से ही लाश के दाएं हाथ पर से पैराफिन से ठीक से साफ नहीं किया गया था। अब ज़रा सोचिए गुरुजी कि पैराफिन टेस्ट किस लिए होता है? ये जानने के लिए कि किसी ने फायरआर्म चलाया था या नहीं। जब गोली चलती है तो उससे छिटकने वाले बारूद के कण गोली चलाने वाले के हाथ पर भी आ पड़ते हैं, जो कि खाल में इस कदर पैबस्त हो जाते हैं कि एक बार भी तो धोने से भी साफ नहीं होते। ऐसे हाथ को लिक्विड पैराफिन में डुबोया जाता है और पैराफिन के सूख जाने पर उसे हाथ पर से उतार लिया जाता है। यूँ खाल में पैबस्त बारूद के सूक्ष्म कण खाल से हस्तांतरित होकर पैराफिन में आ जाते हैं। बाद में ऐसी पैराफिन को लेबोरेटरी में चेक किया जाता है। अगर उसमें बारूद के कण मिलते हैं तो ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि जिसके हाथ को यूँ एग्जामिन किया गया था उसने कोई फायरआर्म हैंडल किया था, उसे फायर किया था। बिल्कुल। तू ये कहना चाहता है कि नरोत्तम ठाकुर का पोस्टमार्टम के साथ साथ पैराफिन टेस्ट भी किया गया था और वो टेस्ट पॉजिटिव निकला था? जी हाँ। लेकिन उस टेस्ट की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि गोली एक ही चली थी।
मौका वारदात से जो रिवॉल्वर बरामद हुई थी उसमें से भी एक ही गोली चली थी और वो रिवॉल्वर खुद मकतूल नरोत्तम ठाकुर की थी। ओह! ऊपर से अर्जुन का स्वर और भी नाटकीय हो उठा। उस रिवॉल्वर के दस्ते पर ठाकुर की खुद की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। ओह ओह! अब 2 में 2 जोड़कर जवाब मार का मैं निकालूं या आप ये काम खुद करेंगे? तू ही कर। गुरुजी, एक ही गोली चली, वो ठाकुर के रिवॉल्वर से चली। रिवॉल्वर ठाकुर ने खुद चलाई। गोली उसके गले में लगी और गर्दन से आर पार गुजर गई। रिवॉल्वर ठाकुर की लाश के नीचे दबी पाई गई। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ठाकुर ने आत्महत्या की। गुरुजी, अर्जुन हाथ भाव से बोला, यू स्टोल माई थंडर। और सुनील उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना कहता रहा, पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही क्योंकि आत्महत्या की थ्योरी उन्हें सूट नहीं करती। उनकी बाकी तफ्तीश से वो मेल नहीं खाती। बिल्कुल। और अभी भी? और अर्जुन हैरानी जताता हुआ बोला, इस हाथी के पाँव के नीचे सबके पाँव जैसी खबर के बाद भी अभी और? बॉबी से और कुछ पता नहीं लगा? उससे फिर मुलाकात कहाँ हुई? सारा दिन तो इस मोर्ग वाली खबर की टोह में गुजर गया। अब लगूंगा मैं उसकी टोह में। जाने दे। क्या मतलब? पुलिस वालों की टोह में पड़कर तू ज्यादा उम्दा नतीजे निकाल रहा है। तू बॉबी का ख्याल छोड़ और इसी काम को और भी तवज्जो दे। ये बात सूंघने की कोशिश कर कि पैराफिन टेस्ट जैसी कोई और बात भी तो पुलिस नहीं छुपा रही। बॉबी का क्या होगा? उसे मैं खुद टटोलूंगा। आप टटोलेंगे? वाह! शट अप। लेकिन आप, मेरी एक बार उससे बात हो चुकी है। नतीजा भी कोई खास बुरा नहीं निकला था। एक आध नई बात उसने बताई थी मुझे। अभी और भी बताती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में विघ्न आ गया था। उसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरा ही उससे मिलना ज़रूरी है। मैंने उसे जानकारी के लिए टटोलना है। जानकारी के लिए, समझा? समझा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको कि वैसे भी उसे टटोलने का मन बन जाए तो गुरेज ना कीजिएगा। टटोलने देती है वो, ऐतराज़ नहीं करती। फिर लगा बहकने। अर्जुन ने बड़े नुमाइशी ढंग से अपने होंठ भींचे। और कोई बात? सुनील बोला। कोई नहीं। तो अब बैठा क्यों है? जैसे आपको पता नहीं। अर्जुन शिकायत भरे स्वर में बोला। गुरुजी, कोई इनाम विनाम तो मिला ही नहीं। शाबाशी दे तो दी मैंने तुझे। शाबाशी भी कोई इनाम होता है? शाबाशी तो ये बताने को मिल जाती है कि आज बुधवार है, कि आज 17 तारीख है, कि फरवरी का महीना चल रहा है, कि तू क्या शाबाशी चाहता है? अब शाम के वक्त, अर्जुन शाम पर विशेष जोर देता हुआ बोला, ये भी मैं बताऊं? सुनील बोला। फिर उसने अपनी मेज़ का सबसे नीचे का दराज खोला और उसमें से एक वैट 69 की बोतल बरामद की। ये ले। सुनील बोतल उसके सामने रखता हुआ बोला, तू भी क्या याद करेगा? थैंक यू। तत्काल अर्जुन के चेहरे पर रौनक आई। थैंक यू। मैं इसमें से एक नहीं 2 पैक। बोतल ले जा। क्या? तेरे लिए है। जीते रहो गुरुजी। अर्जुन उठकर बोतल दबोचता हुआ हर्षित स्वर में बोला, भगवान आपको जुड़वा माशूके दें, दोनों श्रीदेवी जैसी। फिर अर्जुन बोतल के साथ ये जा वो जा। पीछे सुनील कुशन खामोशी से बैठा सिगरेट के कश लगाता रहा। फिर एकाएक उसने सिगरेट को एस्ट्रे में झोंका और डायरेक्टरी निकाल ली। डायरेक्टरी में उसने नरोत्तम ठाकुर की कोठी का नंबर देखा। फिर उस पर फ़ोन किया। दूसरी ओर से जवाब मिला तो वो बोला, बॉबी से बात करनी है। मैं बॉबी बोल रही हूँ। शशंक स्वर सुनाई दिया। आप कौन? पहचानो तो जाने। आप कौन? क्या बात है, तभी पहचानती हो जब हम पर लाइन मारने का इल्ज़ाम आयद होता है। ओह आप, शुक्र है पहचाना तो। किससे बात करनी है? तुम्ही से करनी है भाई, अभी बताया तो था। क्या बात करनी है? फिर कोई इल्ज़ाम लगाना है? फिर कोई फटकार लगानी है? नेवर। दिन में तो यही रवैया था आपका। गलत पहचाना तुमने। हो सकता है। मैं फ़ोन पर लंबी लंबी बात नहीं कर सकती। मैं खुद भी फ़ोन पर बात नहीं करना चाहता। रूबरू बात का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं वहाँ आऊँ तो? हरगिज़ नहीं। देखा नहीं था मुझे आपसे बातें करते पाकर नम्रता मैडम कितनी नाराज़ हुई थी। अरे मैं कोठी पर आने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर आसपास कहीं? मेरा कोठी से निकलना मुमकिन नहीं होगा। अरे कोई बहाना सोच लेना, कोई छोटा मोटा काम सोच लेना। मसलन यही कह देना कि चिट्ठी डालने जा रही हो। पार्क की दीवार के साथ देखा भी था मैंने एक लेटर बॉक्स। चिट्ठी तो चुटकियों में पोस्ट हो जाती है। अरे तो माना तो सही। फिलहाल हम चुटकियों वाली मुलाकात से ही सब्र कर लेंगे। जवाब ना मिला तो ठीक है, सुनील आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। ठीक 7 बजे लेटर बॉक्स के पास। ठीक है। तत्काल लाइन कट गई। तो दोस्तों, ये था गोली और जहर नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।